हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज जो है हम लोग मोशन चैप्टर यानी कि गति चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ध्यान से सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले मोशन चैप्टर का जो है 10 क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग पढ़ाई कर चुके हैं। तो आज जो हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन से आगे बढ़ेंगे। शुरू करते हैं। आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग क्लियरली जो है देख पा रहे हैं। क्वेश्चन को बनाने का भाई सब हमने आपको बताया है कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए। आधा से अधिक बच्चे, डैट मीन्स 50% जो बच्चे हैं वो क्वेश्चन इसीलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है। और जिनको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो उनको 80% संभावना है कि क्वेश्चन बनेगा भी। तो सबसे पहले आप लोगों का काम होना चाहिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का। ठीक, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन से दो चीज़ निकालिए। पहला चीज़ तो ये निकालिए कि क्या दिया गया है, क्या गिवन है, और दूसरा ये पता कीजिए कि निकालने के लिए क्या बोला जा रहा है। और तीसरा काम कीजिए, जो दिया गया है उसी के हेल्प से जो निकालना है उसको निकालने की कोशिश कीजिए। बस ये 3 स्टेप है। इस 3 स्टेप से आप लोग जो मैथमेटिकल जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आराम से क्या कर पाएंगे, आप बना पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंका जाता है। यानी कि प्रारंभिक वेग मतलब u। आप सभी को हमने बताया है कि इनिशियल जो वेलोसिटी है उसको u से सूचित करेंगे। तो प्रारंभिक वेग यानी कि u आपको दे दिया गया जो है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब आगे बोला जाए कि वह अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा। कितना मीटर तक वह ऊपर जा पाएगा ये आपको क्या करना है, बताना है। तो अगर इस क्वेश्चन में हम बात करें कि क्या क्या आपको गिवन है, क्या क्या दिया गया है, तो आप भाई साहब जब इसको सॉल्व करने के लिए जाएंगे तो आप यहाँ पर एक बात तो सबसे पहले ही क्वेश्चन में देख चुके हैं कि गेंद का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। यानी कि u का जो वैल्यू है वो आप क्वेश्चन से प्राप्त कर सकते हैं 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक, अब दूसरी बात क्या है कि क्वेश्चन बोला कि वह अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचेगा। आपने क्या किया, एक पिंड को, एक वस्तु को 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के प्रारंभिक वेग से पृथ्वी तल से ऊपर की ओर फेंक दिया। और आप सभी को पता है कि जो भी वस्तु, जो भी पिंड हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वह मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद फिर पृथ्वी पर ही गिरेगा। तो यहाँ से आपने फेंका किसी वस्तु को, तो मान लीजिए यहाँ तक गया और यहाँ से फिर ये लौट करके आ गया, तो यही तो इसका हाइट होगा। तो आपको बोला जा रहा है कि वह अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुँचेगा। मतलब आपने जब 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की वेग से किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर आपने जब फेंका तो वो कितना ऊंचाई तक जा पाएगा ये आपको क्या करना है, निकालना है। और साथ ही साथ आपको g का मान क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। वैसे हम लोग जानते हैं कि जो g का वैल्यू होता है वो 9.8 होता है, लेकिन ये अकॉर्डिंग टू लोकेशन ये चेंज करता रहता है। तो इस क्वेश्चन में अगर 10 दिया गया है तो आप 10 ही यूज करेंगे। तो देखिए क्या होगा भाई साहब। तो सर आप सभी जानते हैं, क्या जानते हैं कि इसका इनिशियल वेलोसिटी है वो 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, लेकिन फाइनल वेलोसिटी कितना होगा वो पता है आपको। फाइनल वेलोसिटी यानी कि सबसे अंत वाला वेलोसिटी। देखिए जब आप किसी वस्तु को फेंकते हैं तो यहाँ तक जो मैक्सिमम हाइट है उसका मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद यहाँ पर वो कुछ क्षण के लिए रुकता है। यहाँ पर कुछ क्षण के लिए क्या होता है, रुकता है और फिर गिरना शुरू होता है। तो मैक्सिमम हाइट तक, और वहाँ यहाँ बोला भी जा रहा है कि अधिक से अधिक ऊंचाई, यानी कि मैक्सिमम हाइट तक कितना मीटर वो पहुँच पाएगा। तो मैक्सिमम हाइट पर जाकर के जो v का वैल्यू है वो हो जाएगा 0। यानी कि यहाँ पर जाने के बाद वस्तु हल्का कुछ सेकंड के लिए क्या होगा, रुकेगा और रुकने के बाद गिरना शुरू होगा। तो मैक्सिमम हाइट पर
अधिक से अधिक ऊंचाई तक पहुंचने के बाद जो पिंड है, जो वस्तु है, उसका जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगा, यानी कि वो रुकेगा, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया 0। तो u10 और भी आपको यहाँ पर मिला 0, और साथ ही साथ क्वेश्चन में g का वैल्यू दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ये सारी चीज़ें आपको दिया गया है। अब इस स्थिति में आपको बताना है कि जो वस्तु आपने ऊपर फेंका वो कितना मीटर ऊपर तक जा पाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम एक बहुत सारे समीकरण पढ़े हैं, लेकिन आपने ये समीकरण ज़रूर पढ़ा होगा। समीकरण क्या है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये वाला जो समीकरण है, इसी समीकरण से हमें आंसर मिल जाएगा। सर यहाँ पे माइनस क्यों है, तो माइनस इसीलिए है क्योंकि आप जी के अपोजिट दिशा में वस्तु को फेंके हैं। हम बताए भी थे, जब नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु फेंका जाएगा तो वहाँ पर जी का वैल्यू हम माइनस में लेंगे, तो इसीलिए यहाँ पर माइनस है। जनरली होता है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, जब ऊपर से नीचे आएगा तब, लेकिन नीचे से ऊपर हम वस्तु को फेंक रहे हैं तो जी माइनस होगा, इसीलिए यहाँ पर हमें क्या लगाना पड़ा है, माइनस लगाना पड़ा है। अब आप आगे बढ़िए, सभी का वैल्यू जो पता है आपको रखिए यहाँ पर। सर v का वैल्यू तो क्वेश्चन में 0 है, तो हम यहाँ पर 0 रख देंगे। u का वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 2, और g का वैल्यू क्वेश्चन में देखेंगे तो 10 दिया गया है, g का वैल्यू कितना है 10 है। और फिर बात उठती है h की, तो h तो हमें निकालना ही है। हम मान लेते हैं कि h हाइट तक वो वस्तु गया था, तो h ही हमें क्या करना है, निकालना है, तो आराम से निकलेगा। आइए सॉल्व करते हैं। हम अगर देखने की कोशिश करें, एक मिनट रहने दीजिए, एक स्टेप और बना देते हैं। 10 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 100, माइनस 10 दूना हो जाएगा 20, और गुने h, तो h ही है। अब अगर आप इसमें h को बाएं लाते हैं, और ये 100 जो आपको दिख रहा है ना, 100 को आप अगर उस साइड भेजेंगे, अभी h को उधर ही रखें हम, 100 को बराबर के इस साइड से उस साइड भेजेंगे तो ये माइनस 100 हो जाएगा। और फिर माइनस 20 है, माइनस 20 को दाहिने भेजेंगे तो ये बट्टा में चला जाएगा माइनस 20, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। 20 से 100 को भाग देंगे तो आप सभी जानते हैं कि 5 मिलेगा। डैट मीन्स यहाँ पर आपको h का जो वैल्यू है वो मिल गया 5 मीटर। 5 मीटर आपके फाइनल क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस आपके ए ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और अगली चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 2 स्टेशन के बीच एक गाड़ी की गति पहले से समान रूप से बढ़ती है। पहला क्या हुआ भाई, पहले जो है समान रूप से बढ़ी, तदुपरांत यानी कि उसके बाद वह स्थिर गति से चलती है। पहले तो बढ़ती गई गति, पहला स्थिति में गति को बढ़ाया गया, दूसरा स्थिति में जाकर के जितना भी, अगर मान लीजिए कि 80 का स्पीड पकड़ लिया तो कुछ टाइम तक 80 के स्पीड से ही चलने दिया, एवं अंतिम चरण में समान रूप से घटती है। और लास्ट में क्या हुआ, कुछ दूरी को उन्होंने तय किया। इसमें क्या हुआ कि गति को घटाते ही गए, यानी कि एक्सेलरेशन निगेटिव में जाता होगा। यदि लिए गए समय क्रमशः 1:6:1 के अनुपात में हो तथा अधिकतम गति देख सकते हैं, मैक्सिमम जो आपके वेलोसिटी है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो संपूर्ण यात्रा की औसत गति निकालना है भाई साहब। औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। देखिए हम मान लेते हैं कि दूरी जो है ना, कौन चीज़, दूरी जो है, जो प्रथम स्थिति में पहले एक समान रूप से जब बढ़ती हुई वेग गति थी, तो हम मान लेते हैं कि पहला स्थिति में S1 दूरी तय किया गाड़ी ने, रेलगाड़ी ने S1 दूरी तय किया। दूसरा स्थिति कौन है, वह स्थिर गति से चली। जब वो कांस्टेंट जो है स्पीड से चली, उस टाइम में हम मानते हैं कि वो S2 दूरी तय की होगी। और साथ ही साथ
तीसरा चरण जो है अंतिम चरण में समान रूप से घटती है। तो मान लेते हैं कि तीसरा स्थिति में उसने S3 दूरी तय किया, S3 दूरी तय किया। अब क्वेश्चन के अनुसार देख सकते हैं कि जो टाइम है, कौन चीज, टाइम देख सकते हैं कि 1:6:1 में दिया गया है, यानी कि S1 दूरी तय करने के लिए मान लेते हैं कि T टाइम इसने क्या किया, लिया। उसी तरह से अनुपात के अकॉर्डिंग देखेंगे तो S2 दूरी तय करने के लिए तो 6T टाइम हो जाएगा, कितना T, 6T हो जाएगा। और फिर अनुपात के अकॉर्डिंग देखेंगे तीसरा स्थिति जो है S3 दूरी तय करने में जो टाइम लगेगा वो T लगेगा, क्योंकि 1 है तो इसको हम क्या करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे T को, तो T लगेगा। अब आप देख सकते हैं कि S1 दूरी चलने में T टाइम ले रहा है, S2 दूरी चलने में ये 6T टाइम ले रहा है, और S3 दूरी चलने में T टाइम ले रहा है। ये S1 क्या है, S1 वह दूरी है, S1 वह दूरी है जिस दूरी में रेलगाड़ी की चाल बढ़ रही थी, रेलगाड़ी की गति क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। और S2 वह दूरी है, S2 कौन सी दूरी है भाई साहब, तो S2 वह दूरी है, एक सेकेंड, हाँ, S2 वह दूरी है जिस दूरी में चाल एकदम गति स्थिर थी, मतलब कांस्टेंट चाल से चल रही थी, न तो गति कम रही थी न ही गति घट रही थी। अगर 80 का स्पीड पकड़ लिया था तो S2 दूरी को उसने 80 के स्पीड से ही पार किया, न तो चाल घटी न ही चाल बढ़ी। और S3 वह दूरी है जिसमें जो है अंतिम चरण में जो है मतलब चाल घटती गई, ठीक, चाल जब घट रही थी तो उस टाइम पर उसने मान लो कि S3 दूरी क्या करा, तय करा। तो अब आपको यहाँ पर औसत गति निकालना है, औसत गति निकालना है। तो देखिए यहाँ पर सीधी सी बात है, 3 तरह का दूरी उसने तय किया है, तो तीनों तरह का दूरी के लिए हम काम करेंगे। अब अगर यहाँ पर आप अनुपात देख पा रहे हैं कि S1 दूरी तय करने में T1 समय लिया, S2 दूरी तय करने में 6T टाइम लिया, और S3 दूरी चलने में उसने T टाइम लिया। तो भाई साहब आप एक फार्मूला जानते हैं, हम अब S1 निकालने की कोशिश करते हैं। क्या निकालने की कोशिश करते हैं, तो अब हम S1 निकालने की कोशिश करते हैं, यानी कि जब गाड़ी की चाल बढ़ रही थी उस टाइम की दूरी निकालने की कोशिश करते हैं। तो आप S निकालने का एक फार्मूला जानते हैं, S बराबर UT प्लस, क्या जानते हैं, UT प्लस 1/2 AT स्क्वायर, 1/2 AT स्क्वायर, ये सभी जानते हैं आप लोग पहले से। अब इसी फार्मूला से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए कि S1 क्या मिलेगा आपको, UT जो है, U का वैल्यू जो शुरू में गाड़ी स्टार्ट की गई होगी तो इनिशियल वेलोसिटी 0 रहा होगा, तो जैसे ही 0 है U का वैल्यू, तो ये T से इसको गुना करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो इसकी बात ही हम क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। यहाँ पर तो आप बोल सकते हैं कि S1 बराबर होगा 0 प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ये 0 क्यों हुआ, क्योंकि U का वैल्यू शुरुआती के टाइम पर गाड़ी रुकी हुई थी, तो इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाएगी, ठीक। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, हल्का आगे मॉडरेट कर सकते हैं। इसमें आप अगर S1 बोलेंगे तो बचा क्या भाई साहब, 1/2 AT स्क्वायर बचा, 1/2 AT स्क्वायर बचा। तो S1 का जो वैल्यू है वो मिला आपको 1/2 AT स्क्वायर, ठीक। अब एक काम करते हैं हम, क्या काम करते हैं, S1 यानी कि जो आपका प्रथम स्थिति में जो दूरी तय किया गया वो तो मुझे निकल गया, इसीलिए हम S1 दूरी तय करने के बाद अधिकतम वेग कितना रहा वो निकाले थे, हम लिख ही देते हैं, लिखेंगे। इसीलिए S1 दूरी तय करने के बाद, S1 दूरी तय करने के बाद, S1 दूरी तय करने के बाद अधिकतम वेग क्या हम निकालना चाहते हैं, अधिकतम वेग निकालना चाहते हैं। अधिकतम वेग क्या रहा होगा वो अगर हम बात करें निकालने की, तो देखिए S1 दूरी तय करने के बाद गाड़ी समान चाल से चल रही थी, S1 दूरी तय करने के बाद गाड़ी समान चाल से चल रही थी, और उस स्थिति में 32 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसका क्या रहा था, चाल रहा था। तो अधिकतम वेग यानी कि अगर आप v निकालना चाहते हैं तो v निकालने का आपको फॉर्मूला पता होगा, v बराबर होता है AT, v बराबर AT। आपने फार्मूला जो है
पढ़ रखा है, यानी कि अधिकतम वेग जो है निकालने का आपका जो फार्मूला है वो 80 है। अब इसमें क्या होगा सर, इसमें सीधी सीधी बात होगी कि 80 का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, देख सकते हैं। अधिकतम गति यानी कि अधिकतम वेग कितना दे रखा है, तो ये 32 किलोमीटर दे रखा है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है। क्या दे रखा है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। अब याद रखिएगा कि ये जो अधिकतम वेग है ये आपको आगे काम आने वाला है। अब S1 निकाल लिया आपने और अधिकतम वेग भी जो है आपने पता कर दिया कि हाँ ये होता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि S2 निकाल रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं सर जी, अब हम S2 निकालने वाले हैं। तो S2 क्या होता भाई, S2 जो है वो भी दूरी है, और दूरी बराबर आप सभी फार्मूला याद रखे हैं, चाल गुने समय या वेग गुने समय। दूरी बराबर चाल गुने समय या वेग गुने समय। तो यहाँ पर हम v इंटू क्या कर सकते हैं, t लिख सकते हैं, v इंटू टी लिख सकते हैं। S2 बराबर v इंटू, ये अलग सी फार्मूला आपको याद रखना होगा। ये S2 है दूरी, दूरी बराबर चाल गुने समय। चाल यहाँ पर नहीं है तो वेग से ही काम चलाएंगे, तो वेग गुने क्या होगा, समय होगा। तो भाई साहब यहाँ पर आपको S2 भी मिल गया। कितना मिला S2, देखिए S2 कितना मिला। देखो v का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, v का वैल्यू देख सकते हैं कि 80 है। v का वैल्यू कितना है, 80। तो v के जगह पर हम क्या करेंगे, 80 लिखेंगे और गुने t। S2 दूरी चलने में टाइम देख सकते हैं कि 6t लगा था। S2 दूरी चलने में कितना टाइम लगा था, अनुपात के अनुसार तो 6t लगा था। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6t। अब आप S2 बराबर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। S2 बराबर क्या लिख सकते हैं, इसको अब आप गुना कर लीजिए। इसको गुना करेंगे तो 6at² होगा। क्या होगा, 6at² होगा। ठीक, तो आपने देख लिया कि S2 भी आपको मिल चुका है 6at²। अब हम S3 निकालने वाले हैं। एवं क्या निकालने वाले सर जी, एवं हम निकालने वाले हैं S3 यानी कि अंतिम स्थिति में जब चाल गति घट रही थी उस टाइम पर उसने कितना दूरी तय किया वो निकालना चाहते हैं। मैं S1 S2 S3 क्यों निकालना चाहता हूँ, क्योंकि औसत गति निकालना है। तो औसत गति निकालने के लिए कुल दूरी बट्टे कुल समय आपको क्या करना होगा, फार्मूला अप्लाई करना होगा। इसीलिए हम तीनों दूरी निकाल रहे हैं, तीनों समय से भाग दे देंगे, आपको आराम से जो है मिल जाएगा। तो आइए हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड वेट कीजिएगा। चलो ठीक। तो देखिए आप लोग क्या हुआ, यहाँ पर आपको निकालना भाई साहब S3। क्या निकालना है, S3। अगर आप गौर से देखेंगे तो S1 दूरी चलने में t टाइम लगा था, साथ ही साथ S3 दूरी चलने में भी t टाइम लगा था। तो चूंकि टाइम सेम है, चूंकि टाइम क्या है भाई साहब, सेम है, इसीलिए दूरी भी सेम होगा। तो जितना S1 उतना ही S3। तो S1 है 1/2 at², तो S3 भी होगा सर जी कितना, 1/2 at², 1/2 at² होगा। कोई दिक्कत। अब आप S1 S2 S3 सभी के सभी चीज़ क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। और क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जितने समय में गति अधिकतम होती है, देख सकते हैं S1 दूरी जो है चलने में t टाइम ले रहा और S3 दूरी चलने में भी t टाइम ले रहा है। S1 क्या है, तो जब गति अधिक हो रही थी वो वाला दूरी है, और S3 क्या है, तो S3 वो दूरी है जब गति कम रही थी, घट रही थी, और S2 तो है जब गति एकदम कांस्टेंट थी। तो क्वेश्चन में आपने देखा कि जितने समय में गति अधिकतम हो रही है यानी कि बढ़ रही है, उतने ही समय में घटकर शून्य हो जाती है यानी कि 0 हो जाती है। तो अब हमें निकालना है तो इससे हमें क्या होगा कि जितना एक्सेलरेशन था उतना ही मंदन है, यानी कि जितना एक्सेलरेशन था उतना ही क्या है, मंदन है, यानी कि रिटार्डेशन है। क्यों, क्योंकि जितना देर में गति बढ़ रही है उतना ही देर में गति घटकर शून्य भी हो रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि जो आपके एक्सेलरेशन है और मंदन है दोनों क्या रहा होगा, समान रहा होगा। तो इसीलिए अब हमें क्या करना, औसत जो है वेग निकालना है। 1 मिनट यहाँ पर आप दीजिएगा, क्योंकि हमें क्या करना होगा, एक एक्स्ट्रा पेज लेना होगा। 1 मिनट दीजिएगा, ठीक। एक्स्ट्रा पेज हम ले लेते हैं। 1 सेकंड। देखिए यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले क्या करना होगा, 1 सेकंड 1 सेकंड।
1 मिनट रुक जाइए। एक सेकंड वेट कीजिए, बस हो गया। इसे मिटाना होगा, फिर आपका आगे बढ़ेंगे हम। चलिए, अब एक फ्रेश पेज हम लोगों को मिल चुका है। हम यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं ताकि जब कभी भी दिक्कत हो तो हम इस पर यूज़ कर सकते हैं। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग क्या करते हैं, औसत वेग निकालने का काम करते हैं। सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आराम से आपको पता चलेगा। तो इसीलिए अब हम क्या निकालेंगे सर, तो अब हम निकालने वाले हैं औसत वेग। तो लिखेंगे इसीलिए औसत चाल निकालने के लिए बोला गया था। गति और चाल तो दोनों बात ही क्या होता है, बराबर होता है। तो औसत गति हम निकाल लेते हैं, यानी कि औसत चाल निकालते हैं। तो लिखेंगे इसीलिए औसत चाल बराबर। तो भाई साहब, चाल बराबर आप सभी जानते हैं कुल दूरी बट्टा कुल समय। तो कुल दूरी कितना था सर, 3 टाइप का दूरी था। S1 S2 था और S3 था। 3 टाइप का दूरी तय किया गया था। और साथ ही साथ टाइम देखेंगे तो T60 और T था। तो यहाँ पर S1 दूरी चलने के लिए T टाइम लिया गया था, S2 दूरी चलने के लिए 6T टाइम लिया गया था और S दूरी चलने के लिए फिर से T टाइम लिया गया था। तो अब इसमें आप S1 S2 S3 और नीचे तो टाइम का वैल्यू ऑलरेडी उतना ही होगा, तो इसको रखिए और आराम से आप अपना आंसर प्राप्त कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर S1 का वैल्यू अगर देखा जाए, क्वेश्चन में आपने जो निकाला था 1/2 AT² निकाला था। तो हम क्या करेंगे, S1 का वैल्यू रख देंगे 1/2 AT² और प्लस S2 के बारे में अगर बात करेंगे तो S2 आप देख सकते हैं कि आपने S2 निकाला था 6 AT²। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 AT²। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, S2 का वैल्यू 6 AT² लिखेंगे और प्लस S3 वही होगा जो S2 होगा, S1 होगा। तो S1 है 1/2 AT², तो S3 भी 1/2 AT² हो जाएगा। नीचे में देखिए 1T 6T और 1T, तो 6 और 2 8T हो जाएगा। नीचे T को जोड़ देंगे तो 8T आपको मिल जाएगा। फिर अच्छी बातें क्या है तो देखिए 1/2 AT² मतलब ये आधा AT² है और ये भी 1/2 AT² जो है ये भी आधा AT² है, यानी कि हाफ AT² है। तो हाफ यहाँ पर T² होगा भाई साहब, ठीक। तो हाफ AT² और हाफ AT² ये 1 AT² होगा और ये 6 AT², तो हो जाएगा सर 7 AT² और बट्टे में क्या है 8T है। बट्टे में क्या है सर जी 8T है। यहाँ से फ़ायदा क्या होगा, तो फ़ायदा देखिए T से एक T कट जाएगा तो T² जो था वो हो गया कैंसिल, अब बचेगा केवल T। अब इसको आप सॉल्व कीजिए तो आपको सारी की सारी चीज़ें जो मिल जाएगा। देखिए 7/8 तो ऐसे ही आपको दिख रहा है 7/8, ठीक। और ये A का वैल्यू डालिए और T का वैल्यू डालिए। और हाँ, तो बच्चा आपके पास क्या बचा, AT बचा। तो AT का वैल्यू तो आपके पास कहीं पर था, देखिए यहाँ पर AT का जो वैल्यू है यहाँ पर आप देख सकते हैं AT का वैल्यू 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम यहाँ पर AT ये इसी टाइम के लिए लिखे थे। तो AT का जो वैल्यू है वो 32 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो ये जो AT बचा हुआ है इसको लिख देंगे 32 और 8 चौके 32, तो आपको मिला 7 गुने 4, 7 गुने 4 यानी कि 28। कितना सर जी 28 किलोमीटर प्रति घंटा आपका फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अगले चीज़ों को सीखने समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 13 नंबर क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए पहले, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि एक हवाई जहाज 75 मीटर प्रति सेकंड की गति से सीधी रेखा में चलते हुए 6 सेकंड तक रॉकेट छोड़ता है। पहला टाइम में आपने देखा कि पहले टाइम कितना लिया गया 6 सेकंड। पहले 6 सेकंड तक वो 75 मीटर प्रति सेकंड की गति से चल रहा है। इस समय के
अंत तक हवाई जहाज़ की एक मिनट, इस समय के अंत तक हवाई जहाज़ की गति बढ़कर 120 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। यानी कि 6 सेकंड के बाद जो है 6 सेकंड, लास्ट 6 सेकंड पर इसका जो गति है वो 120 मीटर प्रति सेकंड हो जाती है। जहाज द्वारा प्रथम 10 सेकंड में तय की गई दूरी निकालना है आपको। 6 सेकंड में तो आपने देख लिया कि 75 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही थी, और आगे जाकर के 6वां सेकंड में जो गति है वो 120 मीटर प्रति सेकंड हो गई बढ़ते बढ़ते। तो जहाज 10 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, यही आपको क्या करना है, बताना है। वेरी सिंपल है। यहाँ पर 10 सेकंड में कितना दूरी जो है जहाज द्वारा प्रथम 10 सेकंड में तय की गई आपको दूरी निकालना है। दूरी निकालने से पहले हम यहाँ पर त्वरण निकालेंगे। क्यों? क्योंकि देख सकते हैं कि यहाँ पर गति कुछ और यहाँ पर गति जो है कुछ और है, यानी कि गति बढ़ रही है। तो गति बढ़ रही है, इसका मीनिंग ये है कि त्वरण रहा होगा। तो हमें त्वरण क्या करना होगा, सबसे पहले निकालना होगा। तो आप सभी त्वरण निकालने का फार्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? आप सभी को त्वरण यानी कि ए निकालने का फार्मूला पता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बट्टे चेंज इन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी बट्टे चेंज इन टाइम। तो निकाल लो भाई सब जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर अगर ए का वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी लास्ट में है 120 मीटर प्रति सेकेंड और शुरू में है 75 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 120 माइनस 75 हम बोल सकते हैं, इतना ही चेंज हुआ ना। और फिर टाइम की बात करें तो टाइम इंटरवल है 6 सेकेंड का। कितने का? इस वेलोसिटी से इस वेलोसिटी के बीच कितना टाइम स्पेंड हुआ है? 6 सेकेंड। तो टाइम इंटरवल ऑलरेडी 6 सेकेंड आपको गिवन है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? देखिए 120 में से 75 घटाएंगे तो 25-20 हो जाएंगे आपके 45। तो कितने हो गए सर जी? 45 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर तो 45 होगा एंड नीचे क्या होगा सर? 6 होगा। अब भाग दे लीजिए इसको। तो भाग देंगे तो 45 को 6 से भाग देंगे तो 7 छक्के हो जाएगा सर 42 एंड 6 पंचे 30, यानी कि 7.5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे तो पहले 6 सेकंड में चली गई दूरी हमें सबसे पहले निकाल लेना चाहिए, ठीक? क्योंकि 6 सेकंड टाइम तक 75 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से गति जो है शुरू हुई थी और वो आगे बढ़ती जा रही थी। तो हमारा सबसे पहला काम होगा 6 सेकंड में चली गई दूरी निकालना। हम लिख ही देते हैं, लिखेंगे पहले 6 सेकंड में, 6 सेकंड में चली गई दूरी, चली गई दूरी। तो पहले 6 सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा, इसको निकालने के लिए हम कौन से इक्वेशन का यूज करेंगे? तो इक्वेशन यूज करेंगे s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, 1/2 AT स्क्वायर। इस वाले फार्मूला का क्या करेंगे, हम यूज करेंगे। इस फार्मूला से देखिए अब आगे बढ़िए। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा, अगर हम इसको S1 मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं कि जो 6 सेकंड में चली गई दूरी है वो S1 है। तो S1 कितना निकलेगा भाई? देखिए U का वैल्यू अगर देखा जाए शुरू के टाइम पर तो 75 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था। कितना था? 75 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर था इनिशियल वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर तो सर 75 लिख देंगे। और टाइम कितना लगा सर? 6 सेकंड, तो 6 लिख देंगे और प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो 1/2 तो ठीक है। ए का वैल्यू ऑलरेडी अभी जस्ट 7.5 निकाले हैं, तो ए का वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे 7.5 और गुने टी स्क्वायर। तो टी का वैल्यू 6 सेकंड दिया गया है, तो हम यहाँ पर 6 का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। अब आगे बढ़िए। तो आगे आपको पता चलेगा किसे गुना करना है। तो अगर 75 को 6 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30 का 0 हासिल, 3 7 छक 42 और 3 45, यानी कि 450। इसको आपने गुना कर लिया, गुना किया तो आपको कितना मिला? 450 मिला। प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखेंगे। अब एक चीज़ देखिए,
2 से अगर आप भाग देते हैं 75 को, 1 मिनट हम आपका काम फास्ट कर देते हैं। क्या फास्ट करते हैं वो देखिएगा, कैलकुलेटर से कर देते हैं। देखिए ये जो आपका 6 का स्क्वायर है वो 36 होगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा सर जी? 36। तो हमें 36 को गुना कर लेना है 7.5 से। ये वाला जो आपको 7.5 दिखाई दे रहा है ये, तो हमें इसको 7.5 से गुना कर लेना है और फिर जितना आया उसको भाग करना है इस वाले 2 से। ये जो 2 आपको दिखाई दे रहा है वो 2 से, तो 135 मिलेगा। जब 2 से भाग देंगे तो सर कितना मिलेगा? 135 मिलेगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ये वैल्यू 135 आपको देगा। 6 का स्क्वायर 36, 36 को 7.5 से गुना कीजिए और फिर इसको 2 से भाग दीजिए। अब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 450 और 135, 530 बिल्कुल जो है 85 हो जाएगा, 585। तो यहाँ पर हम क्या लिख करेंगे? 585 यहाँ पर हो गया, 585 मीटर हो गया। यानी कि S1 का मतलब 6 सेकेंड में चली गई दूरी कितना हो गया सर जी? तो 585 मीटर हो गया। तो 6 सेकेंड में चला गया दूरी आपने निकाल लिया। अब अगले 4 सेकेंड में चला गया दूरी निकाल लीजिए और फिर दोनों को जोड़ दीजिए। तो 6 सेकेंड का दूरी और 4 सेकेंड का दूरी 10 सेकेंड में तय की गई दूरी आपको मिल जाएगा। तो अब हम बढ़ेंगे आगे और लिखेंगे अब अगले 4 सेकेंड में तय की गई दूरी। ठीक है, अब क्या निकालने वाले हैं? तो अब हम लोग निकालने वाले हैं अगले 4 सेकेंड में, अगले 4 सेकेंड में तय की गई दूरी, तय की गई हम दूरी निकालने वाले हैं। ठीक, अगले 4 सेकेंड में तय की गई दूरी निकालने वाले हैं। तो चलिए 4 सेकेंड में कितना दूरी तय किया जाएगा ये हम क्या करेंगे? निकालने, सीखने, समझने की जो है कोशिश करेंगे। तो अगले 4 सेकेंड में तय की गई दूरी ना, हम उसको मान लेते हैं S2। क्या मान लेते हैं? S2। और दूरी निकालने का एक फार्मूला आप सभी को पता है, चाल गुने समय। फार्मूला कितना है? आप सभी को पता है, चाल गुने समय। दूरी निकालने का फार्मूला एक पता है, चाल गुने समय। तो अगर देखा जाए तो चाल जो है वो तो 120 मीटर प्रति सेकंड है, 120 मीटर प्रति सेकंड है। तो S2 के लिए चाल हो गया 120 मीटर प्रति सेकंड और समय लगा है 4 सेकंड। समय लगा है 4 सेकंड। तो 4 सेकंड अगर समय लगा है तो इसको गुना कर दीजिए, 12 चौके 48, तो 480। 480 अब मीटर हो गया भाई, सिंपल ही निकल गया इसका तो बिल्कुल ठीक। अब हमें 10 सेकेंड में चली गई दूरी निकालना है। तो लिखेंगे इसीलिए कुल दूरी बराबर, कुल दूरी का मतलब है 10 सेकेंड में चली गई दूरी। तो 6 सेकेंड में 585 चली गई थी, 6 सेकेंड में 585 मीटर दूरी तय किया गया था। और फिर आगे देखेंगे 4 सेकेंड में 480 चला, 480 मीटर चला गया था। दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 4 हो जाएंगे, 6 5 4 5 900, 900 8 8 16 और 5 65, यानी कि 1065। कितना सर जी? तो 1065 मीटर आपका फाइनल हो जाएगा आंसर। देखा जाए तो 1065 मीटर, ये आपके सी ऑप्शन ही सही होंगे। यहाँ पर हल्का टाइपिंग में देख लेना, ये 5 मीटर फिर यहाँ पर आने की कोई कंसेप्ट ही नहीं बनता, ये हल्का टाइपिंग मिस्टेक आप समझ सकते हैं। ठीक, तो 1065 मीटर आपका बिल्कुल फाइनल आंसर इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। फिर बढ़ो आगे और अगले क्वेश्चन को सीखेंगे, एकदम आराम से सीखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, एकदम आराम से चीज़ों को क्या करते चलिए, सीखते चलिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि कोई बालक मेरठ में 20 मीटर ऊंचाई तक गेंद फेंक सकता है, जहां पर g का वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब उसी बालक को कानपुर में जब ये गेंद फेंकने के लिए बोला गया तो वहां पर g का वैल्यू जो है वो 9.81 मीटर प्रति सेकंड हो, तो वहां गेंद कितना ऊंचाई तक वो फेंक पाएगा ये निकालना है। यानी कि सीधा समझिए कि जहां पर g 9.8 है वहां पर कोई बालक 20 मीटर ऊंचाई तक गेंद फेंक सकता है। तो जहां पर अगर g का वैल्यू 9.81 होगा तो वहां पर वह बालक जो है कितना ऊंचाई तक गेंद फेंक पाएगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो फंडा तो सर सिंपल है,
तो हम आइए चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को एक समीकरण पता होगा, क्या समीकरण पता होगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये सर पता है बिल्कुल। ये माइनस क्यों है? क्योंकि गेंद हम ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, यानी कि जी के अपोजिट डायरेक्शन में हम गति करवा रहे हैं गेंद को, ठीक। तो अब बढ़ते हैं आगे और आगे समझ। देखिए ये वाला तो सर पहले से आपको पता है। अब देखिए जो भी है वो जीरो होगा। क्यों जीरो होगा सर? तो हम अभी जस्ट बताए थे कि अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद यहाँ पर कुछ क्षण के लिए वो रुक जाती है, यानी कि वेलोसिटी जीरो होता है। तब ये नीचे क्या होती है? गिरती है, रुकने के बाद गिरती है। तो इसीलिए बालक जब गेंद फेंका होगा तो मैक्सिमम हाइट तक गया होगा और फिर वहाँ पर कुछ क्षण रुका होगा और फिर नीचे आया होगा। तो कुछ क्षण रुका यानी कि फाइनल वेलोसिटी जीरो, फाइनल वेलोसिटी जीरो होगा। एंड देख सकते हैं अगर यू की बात करें, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपको अभी यू को यू ही रखना है, यू को यू ही रखना है। तो यू स्क्वायर माइनस 2gh, बिल्कुल ठीक है, माइनस 2gh। अब देखिए एक काम मेरा समझिए, एक काम समझिए। अगर हम यू स्क्वायर को बाएँ ले आते हैं तो माइनस यू स्क्वायर होना चाहिए, तो लेकिन हम लिखेंगे सीधा यू स्क्वायर, और ये माइनस में होना चाहिए था लेकिन हम प्लस में लिखें, और इधर जो माइनस है वो मान लीजिएगा यू स्क्वायर के माइनस से ये वाला माइनस कट गया तो ये हो गया 2gh हो गया। अब आप जानते हैं कि u यदि नियत होगा यानी कि 20 मीटर प्रति अगर u का वैल्यू फिक्स कर दिया जाए कि हाँ 40 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के दूरी से ही जाएगा या 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के दूरी से ही जाएगा, तो अगर यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि u को अगर कांस्टेंट माना जाए, हम लिख ही देते हैं यदि u कांस्टेंट यानी कि नियत हो, u क्या हो? नियत हो, तो भाई साहब आपको पता होना चाहिए अगर हम u को कांस्टेंट कर देंगे तो g और h में क्या रिलेशन बचेगा। तो याद रखिएगा कि g और h में जो रिलेशन होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का होगा। h जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा g के, h जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके? g के। h इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा g के, यानी कि 1/g होगा। अगर आप भी देखें तो खुद समझ सकते हैं। ये 2 तो ऑलरेडी पहले से ही कांस्टेंट है और u को भी हमने नियत बोल दिया यानी कि कांस्टेंट बोल दिया, तो होगा क्या सर? तो यहाँ पर होगा वही कि अगर आप h को बाएं रखते हैं, g को दाहिने भेजते हैं, तो g गुना के रूप में तो बट्टा के नीचे जाएगा, 1 के नीचे आएगा। अगर ये कांस्टेंट मान लिया, अगर इसको 1 मान लिया तो 1 के नीचे आएगा। तो h और g में इन्वर्स रिलेशन होगा। इसीलिए भाई यहाँ पर देखो दो तरह के g और h का बात करा जा रहा है। मेरठ में वो 20 मीटर ऊंचाई फेंक पा रहा था तो हम इसको मान लेते हैं कि ये h1 है, और यहाँ पर g का जो वैल्यू है वो 9.8 है, इसको हम g1 बोल देते हैं। यानी कि g1 ग्रेविटी में वो h1 हाइट फेंक पा रहा है, तो g2 ग्रेविटी में कितना हाइट फेंक पाएगा इसको हम g2 बोल देते हैं, और जितना गेंद यहाँ पर वो फेंक पाएगा उसको हम बोल देते हैं h2। उसको क्या बोल देते हैं? उसको बोल देते हैं h2। तो h1 h2 g1 g2 की बात हो गई। तो यहाँ पर अगर h जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है g का, तो यहाँ से हमें रिलेशन बनेगा h2/h1। h1 जो है वो बराबर होगा g1/g2 के, g1/g2 के। क्यों भाई? इन्वर्स रिलेशन है इसीलिए। तो आप यहाँ पर जिसका वैल्यू पता है उसको रखिए और जो निकालना वो आराम से आपको निकल पाएगा। अगर बात करें h2, तो h2 तो हमें निकालना ही है, तो हम h2 को h2 ही लिखेंगे। h1 20 है, देख सकते हैं 20 मीटर ऊंचा, तो h1 20 है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 20 बराबर g1। तो g1 9.8 है, क्वेश्चन में देख लीजिए 9.8 है, और g2 जो है वो 9.81 है। ठीक, अब इसको सॉल्व कीजिए। आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा जो वैल्यू, उसको देखने की कोशिश करेंगे। h2 बिल्कुल ठीक है, अगर h2 को आप 9.81 से गुना करेंगे
कोना कोनी गुना करेंगे तो आपको ये स्थिति मिलेगा, देख लीजिए 9.81 R गुने H2 मिलेगा। दाहिने में 9.8 को 20 से आप गुना कीजिए, 9.8 को किससे कीजिए 20 से, तो 9.8 इंटू क्या होगा सर 20 होगा। अब आप एक काम कीजिए, बाएं में केवल H2 रखिए, दाहिने में देखिए कि 9.8 को अगर 20 यानी कि 20 से गुना करेंगे तो ये कितना मिलेगा सर, 0 से गुना करेंगे तो ये दशमलव क्या हो जाएगा, हट जाएगा, क्योंकि दशमलव 1 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा। फिर सीधा समझ लीजिए कि 98 बचा, 98 को 2 से गुना करना है, तो 98 को 2 से गुना करना, ये 100 में से 2 कम है, तो 100 गुना होगा 200, 200 में से 4 घटा दीजिए तो 196। 98 को 2 इससे गुना कीजिए कितना होगा सर 196 होगा, और बट्टे में कौन जाएगा, ये 9.81 जाएगा, क्योंकि ये गुना के रूप में है, तो 9.81 चला गया इसके बट्टे में। अब इसको भाग कर लीजिए, तो हम फास्टली कर देते हैं भाग। 196 भागा 9.81, तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू मिला वो सर क्या मिल रहा है, तो H2 जो है वो मिलेगा आपको 19.98 यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है। इतना आपका मीटर फाइनल क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर 19.98 किस में है भाई साहब, ए ऑप्शन में ही है, और ए ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा भी क्यों नहीं। जब यहाँ पर जी था 9.8 तो 20 मीटर तक फेंक पा रहा था, यहाँ पर जी हल्का बढ़ा दिया गया, 9.81 कर दिया गया, यानी कि जी का वैल्यू बढ़ा दिया गया। तो जी का वैल्यू जैसे ही बढ़ा तो दूरी कम फेंक पाएगा बालक, ठीक। तो ये 19.98 हल्का इसको अच्छा से लिख देते हैं, 19.98 यहाँ पर लिख देना होगा, 19.98 आपका बिल्कुल फाइनल जो है, इतना मीटर फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझिएगा। इसी तरह शिद्दत से, आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई हल्लेबाजी नहीं होगा, हल्लाबाजी तो हमें पसंद ही नहीं है, एकदम आराम से सीखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन क्या इस बार, एक पिंड 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर यानी कि डायरेक्ट ऊपर की ओर ऐसे फेंका जाता है किसी पिंड को। गति प्रारंभ करने वाले बिंदु पर लौटने का समय होगा। अब यहाँ से चला था तो फिर यहाँ पर आने में कितना समय लगेगा, ये आपको क्या करना है बताना। यहाँ से चला और फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, ये आपको क्या करना है बताना है। तो देखिए पहले तो गया और फिर क्या करेगा, आएगा, तो जितना जाने में समय लगेगा वो भी आपको निकालना और आने में जितना समय लगा वो भी निकालना, यानी कि टाइम जस्ट डबल हो जाएगा, ठीक। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि अधिकतम ऊंचाई पर जो है यहाँ पर जाने के बाद जो भी का वैल्यू है वो क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। यानी कि आपने कोई भी वस्तु अगर ऊपर फेंका तो ऊपर हाइट, मैक्सिमम हाइट तक जाने के बाद ये रुकेगा, और रुकने के बाद फिर गिरना क्या करेगा, शुरू करेगा। तो ये आप ये मत समझिएगा कि 5 मिनट रुकेगा, 10 मिनट रुकेगा, बहुत कम टाइम के लिए, 1 सेकंड का 10वां 20वां भाग टाइम के लिए वो रुकता है और फिर नीचे क्या होता है, गिरना शुरू हो जाता है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या करना है, भी का वैल्यू जो है वो 0 लेना है। क्यों भी का वैल्यू 0 लेना है, क्योंकि जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो 0 होगा, इसलिए पिंड के ऊपर तक पहुंचने में कितना समय लगा वो हमें पता कर लेना है, और जितना ऊपर तक जाने में समय लगेगा उसको 2 से गुना कर देंगे, तो आने जाने दोनों का समय क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो भाई हम एक इक्वेशन जानते हैं, v बराबर u माइनस जी टी। इस वाले इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं v बराबर u माइनस जी टी से। तो भाई रखिए v का वैल्यू 0, ठीक। u का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में देख सकते हैं कि शुरुआत की जो वेग है वो 100 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ पर तो ये सर 100 हो जाएगा, माइनस जी टी। जी का वैल्यू ऑलरेडी आप सब जानते हैं, जनरली 9.8 लेते हैं, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो 9.8 ही लेंगे, और टी तो हमें निकालना ही निकालना है। तो भाई इसको सॉल्व करो आप, तो टी का वैल्यू आपको आराम से मिलेगा। देखिए टी का वैल्यू कितना मिलेगा, ये 100 दाहिने जाएगा तो माइनस 100 होगा, ये 100 दाहिने अगर आप भेजते हैं तो माइनस 100 होगा, लेकिन ये ऑलरेडी माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो सीधा समझ लीजिए 100
और 9.8 गुना के रूप में है तो बट्टा में जाएगा 9.8, बट्टा में कहाँ जाएगा 9.8 जाएगा। अब 1 से 100 को 9.8 से आप क्या करेंगे, भाग देंगे। तो हम हल्का फास्टली कर देते हैं, आप लोग जो है इसको मैनुअली कीजिएगा। 100 भागा आपको करना है 9.8, ठीक। तो कितना होगा, ये लगभग जो वैल्यू देगा वो आपको मिलेगा 10.2। 10.2 ये क्या है, लगभग वैल्यू है। तो इतना सेकंड लगा, यानी कि जो जाने में टाइम लगा वो लगा 10.2 सेकंड। इसीलिए कुल टाइम, जाने और आने दोनों का टाइम हमें जोड़ना है ना, तो लिखेंगे इसीलिए कुल टाइम बराबर, यानी कि कुल समय बराबर। तो कुल समय, जाने में टाइम लगा 10.2 तो आने में भी टाइम लगेगा 10.2, इसीलिए इसको 2 से गुना करना होगा। तो 10 दूना 20, 2 दूना 4, यानी कि 20.4 ठीक सेकंड हो जाएगा। ये फाइनल आंसर हो जाएगा 20.4। देख लीजिए किस ऑप्शन में दे रखा है, तो वही आपका क्या रहा होगा, आंसर रहा होगा 20.4। सर बी ऑप्शन में दे रखा है तो बी ऑप्शन ही आपका बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल वेरी सिंपल क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, एक मोटरसाइकिल 100 मीटर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर नियत चाल से चक्कर लगा रही है। भाई चाल में कोई डिफरेंस नहीं हो रहा, नियत चाल रखा गया है, वो चक्कर लगा रही है वृत्ताकार पथ पर। यदि वह 62.8 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती हैं, टाइम एक चक्कर पूरा करने में लेती हैं वो 62.8 सेकेंड, तो मोटरसाइकिल की औसत चाल निकालना है। मोटरसाइकिल की क्या निकालना है, औसत चाल निकालना है। तो देखो भाई साहब, औसत चाल यानी कि सीधी भाई चाल निकालना, आपको क्या निकालना है समझ लो, औसत चाल यानी कि आपको चाल निकालना है। तो चाल बराबर आप सभी फार्मूला जानते हैं, दूरी बट्टा समय। चाल बराबर फार्मूला क्या जानते हैं सर, दूरी बट्टा समय जानते हैं, दूरी बट्टा समय जानते हैं। तो जानिए दूरी बट्टा समय क्या होगा। तो सर चाल बराबर दूरी बट्टा समय जो है बिल्कुल ठीक है। तो सर यहाँ पर दूरी कितना होगा और समय कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप कोई वृत्ताकार पथ पर चलते हैं, यहाँ से चलना शुरू किए, फिर आप यहाँ से एक चक्कर लगा करके यहाँ आए, तो मतलब वृत्त का परिधि आपने तय किया, तो दूरी कितना होगा सर, वृत्त के परिधि के बराबर। और वृत्त का परिधि होता है 2πr। कुछ समझ में आया, वृत्त के परिधि के बराबर आप क्या करेंगे, दूरी तय करेंगे। तो दूरी आपका हो जाएगा 2πr, और बट्टा में टाइम की बात करी जा रही है। तो टाइम तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, कितना 62.8, तो हम यहाँ पर टाइम का वैल्यू 62.8 लिख देंगे। और ऊपर देखिए जो 2 है वो 2 होगा। पाई का वैल्यू आप सभी जानते हैं कि 3.14 होता है, और गुने त्रिज्या आपको क्वेश्चन में दे रखा है 100 मीटर त्रिज्या। त्रिज्या कितना दे रखा है, 100 मीटर। तो इसको हम 100 से गुना करेंगे, बट्टे में होगा आपका 62.8। 62 क्या होगा, 8 होगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने में क्या है सो देखिएगा, 100 से 3.14 को गुना कीजिएगा तो ये 0.2 अंक आगे शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि ये 0.4 के आगे लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। तो सीधा समझिए 100 से 3.14 को गुना कीजिएगा तो वो 314 होगा। और 314 को फिर 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6, 14 दूना 28, यानी कि 628 हो जाएगा। 600 कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और बट्टे में आप देख पा रहे हैं कि 62.8, ये डिफरेंस कितने का है, 0 पॉइंट का डिफरेंस है। तो आप 628 को 62.8 से भाग दीजिएगा तो आपको 10 मिलेगा। करके देख लीजिएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन में दे रखा है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को हम आशा करते हैं कि बना सकते हैं। आगे बढ़िए और अगले क्वेश्चन को देखने, सीखने, समझने की कोशिश कीजिएगा। सिंपल है। क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी 200 मीटर ऊंची मीनार की चोटी से पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 20 मीटर की चाल से जो है प्रक्षेपित करने पर पृथ्वी से टकराते समय इसकी चाल होगी। भाई देखो, पहली बात तो है कि 200 मीटर ऊंची मीनार है, आप उस मीनार के ऊपर 20 मीटर जो है ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहे हैं,
20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से। अब वो पृथ्वी तक लौटने में कितना जो है पृथ्वी से टकराते समय इसकी चाल क्या होगी, ये आपको क्या करना है, निकालना है। देखिए मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये था मीनार, ये क्या था भाई, मीनार था 200 मीटर ऊंचा, 200 मीटर ऊंचा ये मीनार था। ठीक, अब यहाँ पर आप खड़ा है और यहाँ से किसी वस्तु को ऊपर फेंकते हैं, ऊपर की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊपर फेंकते हैं, तो ये मान लीजिए जितना ऊपर जाना होगा वहाँ पर जाएगा और फिर वहाँ से क्या होगा, तो ये गिरना शुरू करेगा नीचे की ओर। तो नीचे की ओर गिरना शुरू करेगा, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। अब पृथ्वी से टकराते समय इसकी चाल क्या होगी, सॉरी, यहाँ पर जब पृथ्वी से टकराई, ये वस्तु पृथ्वी से टकराई, तो यहाँ पर इसका चाल क्या होगा, ये क्या करना आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे आप तो पता चलेगा कि पत्थर की जो है ऊर्ध्वाधर की ओर जो चाल है ना, वो है 20 मीटर प्रति सेकंड। ऊर्ध्वाधर जो चाल है, ऊपर की ओर जाने वाली जो चाल है वो है 20 मीटर प्रति सेकंड, इसीलिए ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर जो चाल होगी वो भी होगी 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। देखिए ऊपर की ओर चाल, ऊपर की ओर चाल यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा है ऊपर की ओर चाल, ऊपर की ओर जो चाल है वो कितना है सर जी, वो है 20 मीटर प्रति सेकंड, 20 मीटर प्रति सेकंड है। तो इसीलिए भाई साहब नीचे की ओर जो चाल होगी ना, कौन सी चाल सर, नीचे की ओर चाल जो होगी वो होगी -20 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि जो अमाउंट है वो तो सेम ही रहेगा, वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसीलिए माइनस लगा देंगे हम। डायरेक्शन अपोजिट के कारण क्या करेंगे सर, हम माइनस लगा देंगे। अब आप एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला जानते हैं, समीकरण जानते हैं, v² इज इक्वल टू u² r प्लस 2gh। तो इसको सॉल्व कीजिए। v का वैल्यू आपको पता नहीं तो v² ही आपको क्या करना है, लिखना है। u का वैल्यू सर -20 आप देख सकते हैं, u का वैल्यू -20 देख सकते हैं, ये u मान लीजिएगा। तो u का वैल्यू है आपके पास -20, तो -20 का करना है स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, और फिर सर क्या करेंगे, क्या करेंगे फिर, तो यहाँ पर आप देखिए कि 2 तो 2 होगा सर, एंड g का जो वैल्यू है वो लगभग 10 मान लीजिए आप, कितना मान लीजिए, लगभग 10, क्योंकि 9.8 होता है तो लगभग हम क्या करेंगे 10 मानेंगे, और गुने में h है। h का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा है कि आप कितना हाइट से ऊपर की ओर फेंक रहे थे वस्तु को, तो 200 मीटर की ऊंचाई से फेंक रहे थे, 200 मीटर ऊंचाई से आप ऊपर की ओर क्या करे थे, वस्तु को फेंके थे। तो h का वैल्यू ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में 200 दे रखा है। इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर -20 का स्क्वायर कहेंगे सर आप, +400 होगा, लेकिन नहीं, ये कोई वो चीज़ें नहीं है, ये तो स्पीड है, तो यहाँ पर -400 होगा। माइनस कितना होगा सर, 400 होगा। तो 20 का स्क्वायर कितना हो गया, 400 हो गया, प्लस है तो यहाँ पर प्लस करेंगे। 200 को या फिर ऐसे समझ लीजिए ना, 200 को 2 से गुना करेंगे तो 400, और 400 को 10 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा सर 4000। कितना हो गया, ये हो गया सर 4000। अब आप सभी देख पा रहे हैं कि v² का वैल्यू कितना मिला, तो 3600 मिला, क्योंकि 4000 में से 400 घटाएंगे तो 3600 मिलेगा। आपको टकराते समय की चाल निकालना है, यानी कि v निकालना है। तो भाई v के ऊपर से स्क्वायर हटाइए, v के ऊपर से स्क्वायर हटाएंगे, दाहिने में लग जाएगा 3600 के ऊपर रूट लग जाएगा, और रूट 3600 का वैल्यू होगा 60, क्योंकि 6 छक्के 36, डबल जीरो में से एक जीरो बाहर आएगा। तो 60 मीटर प्रति सेकंड आपका फाइनल आंसर होगा, यानी कि पृथ्वी पर जब वो टकराई तो उसका जो फाइनल वेलोसिटी था, यानी कि वेग था, वो 60 मीटर प्रति सेकंड था। इस तरीक़ा से आप इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, बनाएंगे, सीखने समझने की कोशिश करेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक गतिमान पिंड समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती में दूरियां तय करती हैं। समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, यानी कि टाइम स्क्वायर के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जो है दूरियां तय करते हैं, तो पिंड का त्वरण होगा। तो याद रखिएगा कि कोई भी गतिमान पिंड समय के वर्ग के अगर
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दूरी तय कर रही है तो उसका जो त्वरण होगा यानी कि एक्सेलरेशन जो होगा वो फिक्स होगा यानी कि नियत होगा। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप समझने की कोशिश कीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक कार 2 स्टेशन के बीच की आधी दूरी 40 मीटर प्रति घंटा की चाल से तथा शेष आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या कर रही है। भाई साहब कोई कार जो है तय करती है तो कार की औसत चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना। तो ये तो सिंपल है। मान लीजिए कि ये आपका स्टेशन ए है और ये स्टेशन क्या है भाई साहब, बी है। स्टेशन ए और स्टेशन बी का मान लीजिए कि ये मिड पॉइंट है, बीच वाला बिंदु है। तो क्वेश्चन में बोला ही गया है कि आधी दूरी वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यानी कि ए से एम का जो दूरी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करा है, तय किया है। और एम से बी यानी कि आधी दूरी उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करा है, वो तय किया है। तो इस कंडीशन पर आपको कार की औसत चाल निकालना। भाई साहब क्या करो, कुल दूरी बट्टा कुल समय होगा। यहाँ पर चाल तो सभी जानते हैं, कुल दूरी बट्टे क्या होता है सर, कुल समय होता है। तो आइए हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर अगर हम कुल दूरी s मान लेते हैं, लिखेंगे माना कि कुल दूरी s, यहाँ पर लिख ही देते हैं। मान लीजिए कि पूरा जो दूरी है वो s है, पूरा दूरी क्या है सर जी, s है। और ये बताइए अगर पूरा दूरी s है तो ये दूरी कितना होगा, a से m का दूरी कितना होगा। तो सर a से m का जो दूरी होगा ना वो s/2 होगा, क्योंकि आधी दूरी है। और m से लेकर के b तक का भी दूरी कितना होगा सर, s/2 ही होगा, यानी कि आधा, आधा इधर आधा इधर। तो सबसे पहले हम आधी दूरी चलने में लगा समय निकाल लेते हैं। सबसे पहले आधी दूरी यानी कि a से m तक जो है दूरी तय करने में लगा समय, सीधा हम ऐसे लिख लेते हैं, a से m तक चलने में लगा समय, चलने में लगा समय हम निकाल रहे हैं, यानी कि टाइम निकाल रहे हैं। तो समय बराबर आप सभी जानते हैं, समय बराबर जानते हैं कुल, दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या जानते हैं, दूरी बट्टा चाल। तो सर दूरी कितना है, s/2 है। दूरी कितना है, s/2। तो ये दूरी हो गया। चाल कितना है सर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें 40 से भाग देना होगा। तो भाग दे दिए हम 40 से भाग दिए। दूरी बट्टा समय हो गया ना भाई, सॉरी दूरी बट्टा चाल हो गया। तो दूरी था s/2 और चाल था 40। तो हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो s/80 हो जाएगा। s/80 आप सेकेंड बोल लो, क्योंकि घंटा बोलना होगा, घंटा है ये, छोड़ो यूनिट लेस रहने दो अभी। तो a से m तक चलने में लगा समय वो s/80 मिला आपको। अब इसीलिए हम क्या करते हैं, m से b तक चलने में, m से b तक चलने में लगा समय। तो भाई साहब ये भी तो समय ही निकालना है। तो समय बराबर फिर वही होगा, दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो यहाँ भी दूरी है s/2। दूरी कितना है सर, तो यहाँ पर भी दूरी है s/2, बिल्कुल ठीक, s/2 है। और लेकिन चाल यहाँ पर अलग है। चाल कितना है, तो चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा से भाग देना पड़ेगा। तो सर सीधी सी बात है s/120 हो जाएगा, 60 गुना 120, s/120 होगा। तो दोनों आधा आधा जो है दूरी चलने के लिए कितना टाइम लगेगा वो आपने निकाल लिया। तो हम अब निकालेंगे इसीलिए कुल समय। क्या निकालेंगे, कुल समय। तो कुल समय आप देख लीजिए, आधा दूरी चलने के लिए s/80 टाइम लिया था, s/80 टाइम लिया था। फिर आगे का आधा दूरी चलने के लिए s/120 टाइम लिया। आप दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो 12 और 8 4 8 12 और 80 और 1
120 का जो एलसीएम यहाँ पर हो जाएगा वो 24, 8 तरीक 24 बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर आपको 240 मिल जाएगा। 240 क्या मिला, तो इस दोनों का एलसीएम निकला। इस दोनों का एलसीएम आपको 240 मिल गया। फिर 8 तरीक 24, तो ये 3s हो जाएगा। कितना s हो जाएगा, 3s होगा। और प्लस 12 दूना 24, तो 2s होगा। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ऊपर हो जाएगा सर 5s और बट्टे में है ये 240, 200 कितना है 40 है। तो कुल टाइम भी सर हमने आपको निकाल के दे दिया 5s बट्टा 240। इसीलिए एक ही काम आपको बच गया है, क्या निकालना, औसत चाल निकालना। तो लिखेंगे इसीलिए औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर, ठीक। तो औसत चाल निकालने का फॉर्मूला आप सभी को पता है, कुल दूरी बट्टे कुल समय। औसत चाल बराबर सर क्या होता है, तो औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो कुल दूरी कितना है, कुल दूरी है s, पूरा दूरी कितना है सर s है। तो हम s को भाग देंगे कुल समय से। कुल समय है 5s बट्टा 240। तो हम कुल दूरी को कुल दूरी s था तो s बट्टा 1 कर देते हैं और इसको भाग देना है, यानी कि कुल दूरी बट्टा कुल समय। बट्टा मतलब भागा, बट्टा मतलब भागा कुल समय। कुल समय है 5s। और एक मिनट इसको अच्छा से लिख देते ताकि आपको पूरा सही सही दिखे। आप कभी भी आप PDF खोले तो उसको समझ में आ जाए। ये था भाई साहब 5s बट्टे 240, बट्टे क्या है 240 है। इसको सॉल्व कर लीजिए। तो s बट्टा 1 गुने 240 और बट्टे होगा 5s होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, s से s कट गया, 5 से 240 को भाग करिए। तो 5 से 240 को भाग करेंगे तो क्या मिलेगा वो देखिए, 5 चौके सर हो जाएगा 20 और 5 अट्ठे 40, 28 यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, 28 किलोमीटर प्रति घंटा आपका फाइनल क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग फिर से भी। तो 28 आपके यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएंगे सर, सही हो जाएंगे। आगे बढ़िए और अगले हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन को सीखेंगे, जो कि वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक कार r त्रिज्या वाले वृत्त में गति कर रहा है। मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है, ठीक, और इसका त्रिज्या क्वेश्चन में दे रखा है कि r है। अगर ये त्रिज्या है तो ये भी क्या है, अगर सीधा सीधा हम खींचने की कोशिश करें तो ये भी क्या है, त्रिज्या है। तो त्रिज्या है भाई साहब r में गति कर रही है। आधा चक्कर पूरा हो जाने पर चाल द्वारा आधा चक्कर पूरा हो जाने पर चली गई दूरी और विस्थापन दोनों निकालना है। देखो मान लो यहाँ A पॉइंट से कोई कार चलना शुरू करी और B पॉइंट तक आते आते मान लीजिए कि वो आधा दूरी क्या कर ली, तय कर ली, आधा चक्कर तय कर ली। तो A से B क्या है, ये वृत्त का आधा परिधि है, यानी कि ये 2πr है। ये A से लेकर के B जो है 2πr नहीं, सीधा πr है, क्योंकि पूरा परिधि होता है 2πr। आप सभी जानते हैं कि पूरा परिधि होता है 2πr। तो A से B आधा परिधि है, तो आधा परिधि है यानी कि πr होगा। तो आपने देखा कि आधा परिधि क्या हो गया, πr। तो ये दूरी कितना हो गया सर, दूरी हो गया सर πr। और विस्थापन A से डायरेक्ट B का जो दूरी है वही होगा विस्थापन। तो A से डायरेक्ट B तक जाने के लिए इसको एक r और 2 r को चलना पड़ा, इसको अगर O मानते हैं तो ये विस्थापन हो गया 2r। तो πr, 2r देख लीजिए किस में है, B ऑप्शन में है। B ऑप्शन आपके बिल्कुल क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे, ठीक। आधा चक्कर पूरा हो जाने पर चली गई दूरी हो गया πr और विस्थापन हो गया 2r, ठीक। तो यहाँ पर आपके B ऑप्शन बिल्कुल जो है सही हो जाएंगे। और इस तरह से आप जो है आज इतने क्वेश्चंस देखे हैं। अगले क्लास में और भी इससे ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, देखने सीखने की कोशिश करेंगे। और LGR स्टडी का अगर आप वाइट लोगो वाला ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं तो ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। और आप लोग lgrstudy.com पर भी जाकर के बेहतर से बेहतर रिवीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए हैं तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे के सारे नोटिफिकेशन जो है दिए जाते हैं। आशा करते हैं कि क्लास आपको अच्छा समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी देखते रहिए। गुड बाय।